सच का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, बताएंगे संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें भी। शुरुआत करते हैं समाचार की सुर्खियों के साथ। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी चढ़ा विपक्ष के हंगामे की भेंट। विधायी कामकाज की जगह विपक्षी नेताओं का धरना प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर लगाया अपनी बात से मुकरने का आरोप। कहा सरकार नीट और छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भाजपा ने की विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक। नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। पेपर लीक किसी दल का नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित का मुद्दा। किसानों को भी प्रधानमंत्री का आश्वासन। एफटीए में किसानों के हितों से नहीं होगा कोई समझौता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नॉर्थ मैसेडोनिया में संसद को किया संबोधित। बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर दिया जोर। उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति के साथ की द्विपक्षीय बैठक। व्यापारिक समुदाय से भी की बात। दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और निवेश बढ़ाने पर दिया जोर। अमेरिका का ईरान के 9 शहरों पर हमला। जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। IRGC का दावा, हॉर्मुज में गलत रास्ता चुनने पर 2 टैंकर्स में भीषण आग। और विश्व कप के लिए भारत की 20 सदस्यीय हॉकी टीम का ऐलान। हरमनप्रीत सिंह को टीम की कमान। 1975 की ऐतिहासिक जीत दोहराने उतरेगा भारत। और सुर्खियों की बात, खबरों पर नजर विस्तार से। और शुरुआत संसद के मानसून सत्र से। संसद के दोनों सदनों में दूसरे दिन भी हंगामे और टकराव के चलते कामकाज प्रभावित रहा। विपक्ष ने छात्रों और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सरकार ने विपक्ष पर ही सवाल उठाए। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या आने वाले दिनों में सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होगा और महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर सार्थक चर्चा हो सकेगी, या फिर मानसून सत्र का यह गतिरोध आगे भी जारी रहेगा। सत्र का दूसरा दिन और दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए। हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की, उसमें आपने क्या किया, क्योंकि ये जनता को बताना जरूरी है और पूरे देश के युवकों को भी बताना जरूरी है, स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो। उधर लोकसभा में भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को चलाने में सहयोग की अपील की। बावजूद इसके विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। ये लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि और इतने इम्पोर्टेंट विषय यहाँ पे आने वाले हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियों को इंक्रीज करना, अब रखिए अपना विषय, कतई हम लोग उसके खिलाफ नहीं है। हम सब खुद छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। दोपहर बाद भी दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे पहले विपक्षी दलों, कांग्रेस और सपा के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात कर अपनी मांग से अवगत कराया। संसद भवन परिसर में सत्ता और विपक्ष की तरफ से बयानों के खूब तीर चले। जब आप खुद दोबारा करा रहे हैं, आप परीक्षा दोबारा क्यों करा रहे हैं? इसीलिए करा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक वाले पकड़े गए हैं, वो किन के साथी हैं, किन के संगी साथी हैं? बीजेपी युवाओं के साथ है, युवाओं के मुद्दे के साथ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में स्पष्ट तौर पर ये बातें कही है और जो भी उन्होंने कहा है कि जो लोग 13 लोग जेल में हैं, उनके खिलाफ इस देश के जितने बड़े से बड़े वकील हैं वो उतारे जाएंगे और सबों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई।
देश का युवा जो है और देश के युवाओं के साथ सरकार पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ खड़ी है। युवा सब जगह पे है और इस युवाओं को पूरी तरीके से ताकत देने का काम सरकार के माध्यम से हो रहा है। मॉनसून सत्र के पहले दिन भी दोनों सदनों में ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया। मंगलवार को भी सत्ता और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध बना रहा। पार्लियामेंट डेस्क, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामे के चलते नहीं चल पाया सदन की कार्यवाही, जैसा कि हमने आपको खबर में बताया। और आपको बता दें कि संसद के भीतर जहां विपक्ष लगातार नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं इस पूरे विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का पक्ष रखते हुए सख्त संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि देश के भविष्य और करोड़ों छात्रों के विश्वास से जुड़ा एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसलिए केंद्र और सभी राज्यों को राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर इस चुनौती का समाधान करना होगा। संसद में एनडीए के नेताओं की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह बातें कही। संसद सत्र के दौरान होने वाली एनडीए संसदीय दल की बैठक का नाम अब एनडीए मंगल मिलन हो गया है, जिसकी पहली बैठक संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंगल मिलन बैठक में एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की जानकारी मिलते ही सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो इसलिए नीट की पुनर्परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर कराई गई और परिणाम भी बिना किसी देरी के घोषित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की मदद से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए ताकि यह दूसरों के लिए भी एक नजीर बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक किसी दल का नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों का भी उल्लेख किया। उन्होंने सांसदों को भरोसा दिलाया कि किसी भी एफटीए में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उल्लेखनीय है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद के रूप में ये पहली एनडीए संसदीय दल की बैठक थी जिसमें नितिन नवीन समेत अनेक सांसदों का अभिनंदन किया गया। नीट पेपर लीक मामले में भारत सरकार किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की मंगल मिलन बैठक में ये साफ किया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों की खैर नहीं है। कैमरामैन राहुल और अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्र के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। दिल्ली में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं के धरने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार का कहना है कि उसने संसद में चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने अपनी मांगे बदल दी। सरकार के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता अकबर रोड के पास धरने पर बैठ गए और उनसे बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन को भेजा गया।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले राहुल गांधी ने संसद में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग की थी और जब सरकार ने यह मांग मान ली तो वो अपनी बात से मुकर गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग माने जाने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी इसमें जोड़ दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी बात से बदल गए और धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि कांग्रेस ने अब तक इस विषय पर चर्चा के लिए कोई औपचारिक नोटिस भी नहीं दिया है। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए इसे अराजकता करार दिया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध की एक मर्यादा होती है और उसे पार करना अराजकता बन जाता है। उन्होंने राहुल गांधी के रवैये को लेकर तीखी आलोचना की। लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है और हम शुरू से कहते रहे हैं राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति चायक बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के अचानक धरने पर भाजपा ने कड़ा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के इस कदम की तीखी आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं और कानून का सरासर उल्लंघन करार दिया है। इस प्रकार से डेमोक्रेसी में काम नहीं होता है। प्रधानमंत्री एक हाई थ्रेट परसेप्शन जोन, उनका जो घर है प्रधानमंत्री आवास है, उसकी एक मर्यादा होती है। वो एक हाई थ्रेट परसेप्शन जोन में काउंट होता है, उसे माना जाता है। ऐसे में आप चिंता करिए, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मगर ऐसे में अगर कुछ ऐसे लोग उसमें घुस जाए, अवांछित तत्व उस भीड़ में घुस जाए जो गलत फायदा उठाने की कोशिश करे, सेफ्टी और सिक्योरिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो क्या यह लोकतंत्र के लिए उचित होगा? क्या प्रधानमंत्री के परिसर को, क्या प्रधानमंत्री के आवास गृह को इस प्रकार एक थ्रेट परसेप्शन में झोंक देना उचित होगा? क्या उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना यह उचित है? मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी जी को इस पर चिंता करनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश नॉर्थ मैसेडोनिया के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को राजधानी स्कोप्जे में संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का भी उल्लेख किया।
We in India regard the Republic of North Macedonia not as a distant country, but as an important pillar in the architecture of a stable, multipolar, and prosperous global future. Our relationship was set in motion more than 2 millennia ago. The historic expedition of arrears of traders from this region opened vital corridors for trade, philosophy, and art, connecting our early civilizations. महिलाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इससे लाखों महिलाएं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। Where 1/3 of the seats are reserved for women. As a result, millions of women have become active participants in public life. We have also recently enacted a historic law that will ensure 1/3 reservation for women in the lower house of parliament and in the state legislative assemblies, reaffirming our commitment to more representative and inclusive democratic institutions. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में बदलते वैश्विक परिदृश्य में दक्षिण पूर्वी यूरोप के बढ़ते महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। The geopolitical and economic centers of gravity are shifting. In this new era, India views Southeast Europe not as a region on their margins, but as a dynamic theatre of growth and innovation. North Macedonia sits at the crossroads of this transformation. Your nation is a vital gateway connecting the Mediterranean with Central Europe and East with West. We are committed to scaling up our engagement bilaterally and across the wider region, including through emerging trade and investment opportunities. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नॉर्थ मैसेडोनिया की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को व्यावसायिक समुदाय को संबोधन देते हुए कहा कि भारत ऑर्गेनिक रसायन, उच्च गुणवत्ता का लोहा इस्पात, विद्युत मशीनरी और वस्त्रों का निर्यात कर रहा है, जबकि नॉर्थ मैसेडोनिया से उच्च गुणवत्ता का संगमरमर भारत आता है। साथ ही उन्होंने दोनों देशों से व्यापार में विविधता लाने और इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करने का आह्वान किया। India is already exporting organic chemicals, high-grade iron and steel, electrical machinery, and textiles. North Macedonia's exports include high-quality marble, which is highly valued in our expanding market. We should further diversify and set an ambitious target to double our trade volume by the end of this decade. इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की यह वैश्विक पहल रचनात्मक उद्योग, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। I will also invite North Macedonians to participate in the World Audiovisual and Entertainment Summit next year in India. This is an international forum launched by the Government of India to promote cross-border collaborations in the creative industry, media and entertainment sectors. उत्तर मैसेडोनिया की अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने का भरोसा जताया है। व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है।
राष्ट्रपति ने दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और जन जन के संबंधों को इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए भविष्य में संबंधों के और अधिक मजबूत होने का विश्वास भी व्यक्त किया। उत्तर मैसिडोनिया की राजकीय यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और उत्तर मैसिडोनिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। राष्ट्रपति ने बताया कि उनकी उत्तर मैसिडोनिया की राष्ट्रपति के साथ हुई वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग के सभी प्रमुख क्षेत्रों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा हुई। दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक सहयोग दोनों देशों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने पर सहमति बनी है। सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, वस्त्र, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यटन, आतिथ्य और फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। आज आयोजित भारत उत्तर मैसिडोनिया बिजनेस फोरम इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुई। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग संबंधी द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण की घोषणा करते हुए कहा कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के संवर्धन सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक और जन जन के बीच संबंध दोनों देशों की मित्रता की मजबूत नींव है। रचनात्मक उद्योगों में सहयोग से सांस्कृतिक आदान प्रदान को और गति मिलेगी। राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी भारत की वैश्विक पहलों का उल्लेख करते हुए उत्तर मैसिडोनिया की इनमें शामिल होने की इच्छा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर मैसिडोनिया को नवीकरणीय ऊर्जा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस शामिल है। मैं इन संगठनों में शामिल होने के नॉर्थ मैसिडोनिया की मंशा का स्वागत करती हूँ। राष्ट्रपति ने उत्तर मैसिडोनिया के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम यानी ITEC के तहत प्रशिक्षण सीटों की संख्या दोगुनी करने की घोषणा की। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि वो उत्तर मैसिडोनिया की राष्ट्रपति के साथ स्कोपिये संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। उन्होंने कहा कि भारत की जनता की ओर से दिया गया ये उपहार दोनों देशों के साझा मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने उत्तर मैसिडोनिया की राष्ट्रपति और वहां की जनता का गर्मजोशी से स्वागत और आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि ये यात्रा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को और सुदृढ़ करेगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कोप्जे स्थित चर्च ऑफ सेंट स्पास में राष्ट्रीय नायक गोचे डेलचेव की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नॉर्थ मैसेडोनिया की ये राजकीय यात्रा आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय साबित हो सकती है। व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, IT जैसे तमाम क्षेत्रों में बनी सहमतियां दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत कर सकती हैं। माना जा सकता है कि ये यात्रा भविष्य में कई और सेक्टर्स, खासकर 3Ts, ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी मजबूती प्रदान करेगी। कैमरामैन जगमोहन प्रधान और S जयशंकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, नॉर्थ मैसेडोनिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 22-23 जुलाई 2026 को फिलीपींस का दौरा करेंगे। वो एशियन फ्रेमवर्क के तहत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में हिस्सा लेंगे, जिनमें एशियन भारत ईस्ट एशिया समिट और एशियन रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। ये दौरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत
एशियन के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव और एशियन भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये बात खास तौर पर अहम है कि 2026 को एशियन भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर तय किया गया है। एशियन से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के अपने समकक्षों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में भाग लेने वाले देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 20 जुलाई को रियाद का आधिकारिक दौरा किया। रियाद पहुंचने पर एयरपोर्ट पर राजनीतिक मामलों के उप मंत्री महामहिम डॉक्टर सऊद अल-साती और राजदूत डॉक्टर सुहेल खान ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर एनएसए ने ऊर्जा मंत्री महामहिम प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान, विदेश मंत्री महामहिम प्रिंस फैसल बिन फरहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महामहिम डॉक्टर मुसाद अल एबान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत सऊदी द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति और आपसी हित के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत चंडीगढ़ में 4 दिवसीय ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक की शुरुआत हो गई है। बैठक के पहले दिन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और आयुष पर विशेष चर्चा हुई। आने वाले दिनों में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों, डिजिटल हेल्थ और स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन करेंगे। बैठक के तीसरे दिन स्वास्थ्य मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें ब्रिक्स स्वास्थ्य घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बताया कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का आधार लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास है। भारत ने स्वास्थ्य सहयोग के लिए 9 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य अनुसंधान, नवाचार, क्षमता निर्माण और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना शामिल है। 21 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली यह बैठक ग्लोबल साउथ की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को मजबूती से सामने रखने का एक महत्वपूर्ण मंच बन रही है। हम यहाँ चंडीगढ़ आए हैं, वो ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग के लिए आए हैं जो 23 और 24 को चंडीगढ़ में होगी। 11 ब्रिक्स कंट्रीज और 10 पार्टनर कंट्रीज इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं। मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, चाहे वो टीबी पर रिसर्च पर चर्चा हो या बाकी जो हमारे अन्य क्षेत्र हैं जैसे कि मेडिकल प्रोडक्ट्स, रेगुलेशन इत्यादि। ब्रिक्स में सबसे पहली बार 2 नए विषयों पर चर्चा होगी। एक है प्रमोशन ऑफ मेंटल वेलनेस और दूसरा है नेशनल मिशन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल्स। जो आज की उभरती हुई समस्याएं हैं उसके लिए ये 2 विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मेरी आशा है कि इन सभी विषयों पर हम आगे का एक्शन प्लान बना पाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उत्तर मैसेडोनिया की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा भारत और उत्तर मैसेडोनिया के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को लेकर बताया कि दोनों देशों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। This visit marks a historic milestone in India-North Macedonia relations. The visit reaffirmed India's commitment to strengthening partnership with North Macedonia, as well as reflects India's broader engagement with Europe. Both presidents discussed all aspects of bilateral relations and underscored the need for identifying new areas of cooperation to further strengthen our bilateral ties. They identified areas such as digital technology, healthcare, pharma, automotive, agriculture and agro products, new technologies including AI as priority areas for cooperation. विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि उत्तर मैसेडोनिया ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के रुख का समर्थन किया है और पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। North Macedonia has supported India in its fight against terrorism, and I recall that it had strongly condemned
the Pahalgam terror attacks in Jammu and Kashmir in India last year. इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि उत्तर मैसेडोनिया ने भारत के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन जैसी प्रमुख वैश्विक पहलों में शामिल होने की इच्छा जताई है। These are the three global initiatives that India has taken: International Solar Alliance, International Biofuel Alliance, and also the CDRI. Each has a focus area, and what we are looking at is, with the partners countries, with our member countries, we are working towards developing technology and also technology transfer, capacity building. So there is some best practices, there are certain technologies which can be shared and which would help. There may be some technology which North Macedonia has, which would help India, which would help other member countries. Similarly, there are certain technologies in some other member countries which can be exchanged. जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल कर रहे हैं। बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए राजेश अग्रवाल ने लिखा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने लिखा कि समीक्षा अवधि के दौरान भारत ने रिकॉर्ड निर्यात हासिल किया, डिजिटल परिवर्तन को गति दी, नवाचार को मजबूत किया और कारोबार सुगमता में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उन्होंने लिखा कि WTO की व्यापार नीति समीक्षा भारत की आर्थिक प्रगति, सुधारों और नीतिगत पहलुओं को साझा करने का महत्वपूर्ण मंच है। उत्तराखंड ने कृषि निर्यात के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इराक को 24 मीट्रिक टन फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज की पहली खेप सफलतापूर्वक निर्यात की है। यह ऐतिहासिक खेप उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से वीरून ग्लोबल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भेजी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि एपीडा द्वारा इस निर्यात को सुगम बनाया गया है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड जैसे राज्यों से लॉजिस्टिक्स चुनौतियों के बावजूद यह निर्यात संभव हुआ। वर्ष 2025-2026 में भारत का प्रोसेस्ड वेजिटेबल एक्सपोर्ट $932 मिलियन पार कर चुका है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि यह कदम न सिर्फ वैश्विक बाजार में भारत की पकड़ मजबूत करेगा बल्कि स्थानीय किसानों की आय भी बढ़ाएगा। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की दिशा में भारत सरकार का बड़ा कदम। देश भर में HPV वैक्सीनेशन कैंपेन के तहत अब तक 52 लाख से ज्यादा लड़कियों को यह वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए इस अभियान में 14 साल की करीब 1 करोड़ 20 लाख पात्र लड़कियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर HPV वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण, आदिवासी और शहरी क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर झिझक को दूर किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि HPV वैक्सीनेशन के साथ साथ स्क्रीनिंग, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में शुरुआती पहचान और डे केयर कैंसर सेंटर्स के जरिए इलाज पर भी सरकार का फोकस है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और हंगामे की जमकर आलोचना की है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसद के मानसून सत्र के दौरान गड़बड़ी पैदा करने के लिए छात्रों को राजनीतिक टूल के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देने का फैसला किया, जिससे लोगों को परेशानी हुई और तय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया गया। सरकार के पूरी चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहने के बाद भी कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक बहस के बजाय पॉलिटिकल तमाशा चुना। उनका मकसद कभी भी छात्रों के लिए समाधान नहीं था, बल्कि सियासी हेडलाइन के लिए गड़बड़ी पैदा करना था। राहुल गांधी के लिए यह छात्रों के बारे में नहीं है, यह चर्चा के हर सही रास्ते खुलने के बाद टकराव पैदा करने के बारे में है।
हमारी सरकार नीट पर चर्चा करने और हाउस में हमारे युवाओं की हर सही चिंता को दूर करने के लिए 100% कमिटेड है। भारत के छात्र पॉलिटिकल कैंपेन में सहारा बनने से कहीं बेहतर के हकदार हैं। वो अव्यवस्था के बजाय निश्चितता, नारों के बजाय सॉल्यूशन और गड़बड़ी के बजाय जिम्मेदारी के हकदार हैं। हम अपने छात्रों के लिए गुस्से से ज्यादा कुछ करने के लिए जिम्मेदार हैं। हम उन्हें जवाब, सुधार और जवाबदेही देने के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी सरकार ठीक यही काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने अगले महीने होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें प्रो लीग का यूरोप चरण खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। प्रो लीग में 24 सदस्यीय टीम चुनी गई थी, लेकिन विश्व कप में 20 सदस्यों की टीम ही चुनी जानी है। डिफेंडर अमनदीप लाकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल और रविचंद्र सिंह मोइरांगथाम और फॉरवर्ड सल्वम कार्ती टीम में जगह नहीं बना सके। पेरिस ओलंपिक में भारत को लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाने वाली हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे। वहीं टोक्यो ओलंपिक 2020 में 41 साल का इंतजार खत्म करके भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले मनप्रीत सिंह मिडफील्ड की रीढ़ होंगे। भारत को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। भारत के सभी पूल मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में होंगे। भारत को 15 अगस्त को वेल्स से, 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान से खेलना है। भारत 1975 के बाद से विश्व कप नहीं जीता है। उम्मीद है कि भारतीय हॉकी टीम इतिहास का नया अध्याय लिखेंगी। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।